शाम का वक्त था। सूरज आधा डूब चुका था। आसमान में हल्का लाल रंग फैल गया था। गांव के बाहर वो पुरानी चाय की दुकान, जहां टीन की छत पर टक टक की आवाज आ रही थी, क्योंकि हवा थोड़ी तेज थी। रामू चूल्हे पर चाय चढ़ाए खड़ा था और सामने 4-5 लोग लकड़ी की बेंच पर बैठे थे। भोलू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, यार, आज दिन ही बड़ा अजीब गया। पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है। अरे तू तो हर दिन यही बोलता है। तेरे लिए तो छिपकली भी भूत है। सब हल्का सा हंस पड़े, लेकिन तभी कोने में बैठे दादा हरिराम ने धीरे से अपनी चाय नीचे रखी। उन्होंने भोलू की तरफ देखा और बहुत धीमी आवाज में बोले, घबराहट यूं ही नहीं होती भोलू। कभी कभी कुछ चीजें पहले ही इशारा दे देती हैं। दादा, आप फिर शुरू हो गए। सीधे सीधे बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं? तुम लोगों ने कभी सोचा है कि अगर किसी इंसान के साथ बार बार बुरा ही होता जाए, जहां वो जाए वहां कुछ न कुछ गड़बड़ हो, तो क्या वो इंसान सच में मनहूस होता है या उसके साथ कुछ और खेल चल रहा होता है? दादा, साफ साफ बोलो ना, किसकी बात कर रहे हो? सुमन नाम था उस लड़की का। जैसे ही नाम बोला, एक अजीब सी चुप्पी छा गई। विनोद ने भौएं सिकोड़ते हुए पूछा, कौन सुमन? दादा ने उसकी तरफ देखा। तुम लोग नए हो, तुम्हें नहीं पता, लेकिन इस गांव में एक वक्त ऐसा भी था जब लोग शाम ढलते ही घरों में बंद हो जाते थे, और वजह थी वही लड़की। दादा, ये वही लड़की है ना जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो पनौती थी? लोग कहते थे, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। सुमन एकदम सीधी साधी लड़की थी, इतनी सीधी कि अगर कोई उसे डांट भी दे तो वो रोने लगती थी। उसके पिता रामदीन गांव के सबसे मेहनती आदमी और उसकी मां हर वक्त भगवान का नाम लेने वाली। तो फिर दादा, ऐसा क्या हुआ कि लोग उसे पनौती बोलने लगे? यही तो कहानी है, और यही डर भी। एक दिन शाम का ही वक्त था। कुछ ऐसा ही मौसम था जैसा आज है। सुमन खेतों की तरफ गई थी। वहां एक पुराना कुआं था। अब वो कुआं साधारण नहीं था। विनोद तुरंत बोला, मतलब? दादा हल्का सा मुस्कुराए। मतलब ये कि उस कुएं के बारे में गांव में सालों से एक बात कही जाती ही कि वहां कुछ है। रामू ने धीरे से पूछा, कैसा कुछ? दादा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ऐसा जो दिखता नहीं लेकिन दिखा देता है। अब दुकान पर बैठे हर इंसान के चेहरे पर हल्का डर साफ दिख रहा था। दादा ने फिर बोलना शुरू किया, सुमन उस दिन बिना सोचे समझे उस कुएं के पास चली गई। शायद उसे पता नहीं था, या शायद किसी ने उसे बुलाया था। किसी ने बुलाया था? मतलब? कभी कभी कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उसी को सुनाई देती हैं जिसे बुलाया जा रहा होता है। सुमन जब कुएं के पास पहुंची तो उसने पहले तो कुछ नहीं देखा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, दादा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। सबकी सांसें अटक गईं। भोलू धीरे से बोला, फिर? दादा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, उसे अपना ही चेहरा दिखा। विनोद हंसने ही वाला था, लेकिन दादा ने तुरंत कहा, लेकिन वो चेहरा मुस्कुरा रहा था। तो इसमें डा क्या है? क्योंकि सुमन उस वक्त मुस्कुरा नहीं रही थी। अब दुकान पर बिल्कुल सन्नाटा था। हवा की आवाज और चूल्हे की
बस वही सुनाई दे रहा था। दादा ने आगे कहा, उस दिन के बाद सुमन बदलने लगी, पहले धीरे धीरे, फिर अचानक। रामू ने हिम्मत करके पूछा, कैसे बदलने लगी? दादा ने जवाब दिया, जैसे कोई और उसके अंदर आ गया हो। चाय की दुकान पर वही सन्नाटा था। कोई हंस नहीं रहा था, अब कोई मजाक नहीं कर रहा था। बस चूल्हे की आवाज और सबकी भारी सांसें। दादा, ये सब सुनकर तो लग रहा है मामला बहुत गहरा है, लेकिन आप ये बताओ, उस दिन के बाद सुमन के साथ ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव उससे डरने लगा? डर अचानक नहीं आता रामू। पहले वो हल्के हल्के कदम रखता है, फिर धीरे धीरे इंसान के अंदर घर बना लेता है। मतलब शुरू में इतना खतरनाक नहीं था? नहीं, शुरुआत इतनी छोटी थी कि किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन जब सुमन कुएं से वापस आई तो वो थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन घर वालों ने सोचा शायद शाम का असर है। रात को खाना खाकर सब सो गए, लेकिन आधी रात को घर के अंदर से बर्तन गिरने की आवाज आई। विनोद ने तुरंत कहा, अरे ये तो आम बात है दादा, चूहा हुआ होगा। दादा ने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो पहले से ही ये सवाल जानते हों। रामदीन भी यही सोचकर उठे थे। रसोई में जो दिखा, रामदीन धीरे धीरे उठे, दरवाजा खोला और रसोई की तरफ गए। रामू बीच में बोल पड़ा, और वहां कोई नहीं था? दादा हल्का सा मुस्कुराए, नहीं, कोई था। अब सबके चेहरे सख्त हो गए। दादा ने आगे कहा, रसोई के कोने में सुमन खड़ी थी। भोलू चौंक गया। आधी रात को वो वहां क्या कर रही थी? दादा ने धीरे से जवाब दिया, वो खुद से बातें कर रही थी। सुमन, क्या कर रही है तू? मैं आ गई, तूने बुलाया था ना, अब मैं यहीं रहूंगी। डर अभी शुरू हुआ है। पहली बार कुछ गलत दिखा। रामदीन ने जैसे ही सुमन को पकड़कर घुमाया, उसकी आंखें पूरी लाल थी, ऐसी लाल जैसे किसी ने अंदर आग जला दी हो। रामदीन उसे कमरे में ले जाने लगे। तभी सुमन ने अचानक उनका हाथ पकड़ लिया, इतनी जोर से कि रामदीन दर्द से चिल्ला उठे। रामू धीरे से बोला, एक लड़की में इतनी ताकत? दादा ने सीधा जवाब दिया, वो ताकत सुमन की नहीं थी। सुबह जब सब उठे तो सुमन बिल्कुल सामान्य थी। भोलू ने राहत की सांस ली, मतलब सब ठीक हो गया। दादा ने सिर हिलाया, यही तो सबसे बड़ा डर होता है। गांव में फैलती फुसफुसाहट। धीरे धीरे ऐसी घटनाएं रोज होने लगीं। कभी रात में आवाजें, कभी सुमन का अजीब व्यवहार, और एक दिन बड़ा झटका। गांव की एक औरत सुमन के घर आई थी। वो बात कर रही थी। तभी अचानक सुमन ने उसका गला पकड़ लिया। रामू अब डर से फुसफुसाया, क्यों? दादा बोले, वो औरत चिल्ला रही थी, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन सुमन, वो हंस रही थी। ये लड़की पनौती है। बस उसी दिन से गांव में एक बात फैल गई, ये लड़की ठीक नहीं है, इस पर साया है, ये पनौती है। लेकिन दादा, बिना समझे लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं? डर इंसान से उसकी सोच छीन लेता है भोलू। दृश्य, जहां सुमन वहां मुसीबत। अब जो सबसे अजीब हुआ वो ये था, जहां भी सुमन जाती
वहां कुछ न कुछ बुरा जरूर होता। रामू ने पूछा, जैसे? दादा बोले, एक दिन वो पड़ोसी के घर गई। कुछ देर बाद वहां अचानक आग लग गई। विनोद बोला, संयोग हो सकता है। दादा ने तुरंत कहा, 2 बार, 3 बार, 4 बार। गांव का गुस्सा बढ़ता है। अब गांव वाले डरने लगे। फिर डर गुस्से में बदल गया। लोग कहने लगे, इसे गांव से निकालो, ये सबको बर्बाद कर देगी। चाय की दुकान पर अब कोई पहले जैसा नहीं था। न हंसी न मजाक। रामू ने चाय चढ़ाई जरूर थी, लेकिन खुद ही भूल गया था कि किसको देनी है। भोलू धीरे से बोला, दादा, अब तो लग रहा है मामला हाथ से निकल चुका था, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, उसके बाप ने आखिर कब तक ये सब सहा? दादा हरिराम ने उसकी तरफ देखा। उनकी आंखों में इस बार सिर्फ डर नहीं, थोड़ा दर्द भी था। बाप, जब तक उम्मीद होती है तब तक हार नहीं मानता। दादा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। रामदीन हर रोज अपनी बेटी को देखता और खुद को समझाता, ये मेरी सुमन है, ये ऐसी नहीं हो सकती। लेकिन हर रात कुछ नया हो जाता। विनोद ने पूछा, मतलब अब भी वो रात को बदल जाती थी? दादा ने सिर हिलाया। सिर्फ बदलती नहीं थी, अब वो और खतरनाक होती जा रही थी। एक रात रामदीन और उसकी पत्नी सो रहे थे। अचानक दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू किया। ठक 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 ठक। इतनी रात को कौन हो सकता है? यही सोचकर रामदीन उठे, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आवाज घर के अंदर से आ रही थी। रामदीन ने ऊपर देखा। छत पर कोई दौड़ रहा था। विनोद तुरंत बोला, कोई जानवर होगा? दादा ने सिर हिलाया, नहीं, क्योंकि वो दौड़ इंसान जैसी थी। रामदीन ने हिम्मत करके ऊपर चढ़े और जैसे ही उन्होंने छत पर कदम रखा, भोलू ने घबरा कर कहा, दादा बताओ ना। दादा धीरे से बोले, सुमन छत के किनारे खड़ी थी। रामू की सांस अटक गई। इतनी रात को? दादा बोले। वो पीछे मुड़ी और मुस्कुराई। भोलू ने कांपते हुए पूछा, कैसी मुस्कान? दादा ने धीरे से कहा, वैसी जो इंसान की नहीं होती। अब रामदीन को भी समझ आने लगा था कि कुछ तो गलत है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता था। रामू बोला, तो फिर उसने क्या किया? दादा ने जवाब दिया, वो सुमन को लेकर गांव के पहले बाबा के पास गया। बाबा ने सुमन को देखा, कुछ मंत्र पढ़े और बोले, इस पर साया है लेकिन हल्का है, ठीक हो जाएगी। पहले 2 दिन सब ठीक रहा, फिर तीसरे दिन सुमन पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गई। अब वो सिर्फ रात में नहीं, दिन में भी बदलने लगी। अब गांव वालों का डर गुस्से में बदल गया। लोग इकट्ठा होने लगे। रामू ने पूछा, क्या बोलते थे लोग? दादा की आवाज भारी हो गई। लोग चिल्लाते थे, इसे खत्म कर दो, ये पूरे गांव को खा जाएगी। भोलू गुस्से में बोला, यार ये लोग पागल थे क्या? दादा ने धीरे से कहा, डर इंसान को पागल बना देता है। एक दिन गांव के मुखिया का बेटा बीमार पड़ गया और किसी ने कह दिया, ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। अब माहौल पूरी तरह बिगड़ चुका था। लोग रामदीन के घर के बाहर जमा हो गए और चिल्लाने लगे, या तो लड़की को मारो या गांव छोड़ो। चाय की दुकान पर बैठे सब लोग चुप हो गए। रामू ने बहुत धीरे से पूछा, दादा उस वक्त रामदीन ने क्या कहा? दादा की आंखें हल्की सी नम हो गईं। उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा। रामदीन भीड़ के सामने आया और बोला, ये मेरी बेटी है, अगर ये पनौती है तो मैं भी पनौती हूं, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। भोलू की आंखें भर आईं। फिर दादा बोले, उस रात रामदीन ने फैसला कर लिया, वो गांव छोड़ देगा, बिना कुछ लिए,
बिना कुछ सोचे बस अपनी बेटी को लेकर जंगल की तरफ चला गया। दादा चुप हो गए। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विनोद ने धीरे से कहा, दादा, अब तो मामला और खतरनाक हो गया। जंगल में क्या हुआ? दादा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान डर से भरी थी। जंगल में जो हुआ वो गांव से भी ज्यादा खतरनाक था। चाय की दुकान पर हवा जैसे और ठंडी हो गई थी। रामू ने चूल्हे में लकड़ी डाली, लेकिन इस बार उसकी नजर बार बार दादा हरिराम पर ही जा रही थी। भोलू ने धीरे से गिलास उठाया, पर चाय होठों तक ले जाकर भी पी नहीं पाया। दादा, अब तो लग रहा है कि असली डर जंगल में ही होगा। लेकिन एक बात बताओ, रामदीन जैसे आदमी ने अकेले जंगल जाने की हिम्मत कैसे कर ली? दादा ने हल्का सा सिर झुकाया और बहुत गहरी आवाज में बोले, जब पूरी दुनिया दुश्मन बन जाए ना भोलू, तो जंगल भी अपना लगने लगता है। रामदीन अपनी पत्नी और सुमन को लेकर रात के अंधेरे में जंगल की तरफ निकल गया। चारों तरफ पेड़, इतने घने कि चांदनी भी जमीन तक मुश्किल से पहुंचे। हवा चलती तो पत्तों की सरसराहट ऐसी लगती जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। विनोद ने धीरे से कहा, दादा, रात में जंगल, वो भी ऐसे हालात में, ये तो खुद मौत को बुलाने जैसा है। दादा ने उसकी तरफ देखा। कभी कभी मौत से ज्यादा खतरनाक जिंदा रहना होता है। कुछ दूर अंदर जाने के बाद रामदीन ने एक जगह चुनी। वहां उसने लकड़ी और पत्तों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। थके हुए थे, डरे हुए थे, लेकिन कम से कम गांव वालों की नजरों से दूर थे। जंगल पहुंचने के बाद सुमन एकदम चुप हो गई। ना वो हंसती ना रोती, बस कभी कभी एक ही जगह बैठकर जंगल के अंदर घूरती रहती। भोलू ने डरते हुए पूछा, जैसे किसी को देख रही हो? दादा ने सिर हिलाया, जैसे कोई उसे देख रहा हो। पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई आवाज ना कोई हरकत। विनोद बोला, तो फिर तो अच्छा था ना? दादा ने उसकी बात काट दी, नहीं, क्योंकि कभी कभी खामोशी तूफान से पहले आती है। दूसरी रात सब सो रहे थे। अचानक झोपड़ी के एक कोने से धुआं उठने लगा। रामू चौंक गया। आग? दादा ने सिर हिलाया। हाँ, आग। रामदीन ने जैसे ही आंख खोली, देखा पूरी झोपड़ी में आग फैल चुकी थी। भोलू घबरा गया। फिर वो लोग कैसे बचे? दादा बोले। रामदीन ने अपनी पत्नी को उठाया और बाहर भागा, लेकिन सुमन अंदर ही खड़ी थी। आग चारों तरफ लगी थी, लेकिन सुमन बीच में खड़ी बस मुस्कुरा रही थी। रामू का गला सूख गया। दादा, ये तो। दादा ने उसकी बात पूरी की। ये इंसान नहीं था। रामदीन चिल्लाया, सुमन बाहर आ। लेकिन सुमन ने सिर्फ इतना कहा, यहां बहुत अच्छा लग रहा है, गर्म और अपना। भोलू ने डर से आंखें बंद कर ली। बस कर दादा। दादा बोले, नहीं, अभी तो असली बात बाकी है। उस रात के बाद रामदीन पहली बार टूट गया। उसे समझ आ गया ये उसकी बेटी नहीं है। विनोद ने धीरे से पूछा, तो उसने छोड़ दिया उसे? दादा ने तुरंत कहा, नहीं। रामदीन ने उसे गले लगाया और बोला, तू चाहे जो भी हो, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी ही है। तीसरे दिन सुबह सुबह जंगल के उसी रास्ते पर एक आदमी आता हुआ दिखा। कोई साधारण आदमी नहीं था। लंबे बाल, माथे पर राख, हाथ में कमंडल, लेकिन वो खुद आया था। उसने सुमन को देखा और बिना कुछ पूछे सीधे बोला, ये पनौती नहीं है, ये शिकार है। सब चौंक गए। रामू ने घबराकर पूछा, शिकार मतलब? दादा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब किसी ने इसे जानबूझकर ऐसा बनाया है।
बाबा ने तुरंत जंगल के बीच एक जगह साफ करवाई। लकड़ियां रखी गईं, घी डाला गया और हवन शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, सुमन जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज बदल गई। अब वो सुमन की आवाज नहीं थी। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये अब मेरी है। बता, तू कौन है और क्यों इसे परेशान कर रही है? क्योंकि इसे खत्म करना था। फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। सुमन की आवाज में ही, लेकिन किसी और की जुबान। इसके अपने ही, इसके खून के रिश्तेदार इसे खत्म करना चाहते थे। रामू बोला, क्या? बाबा ने बताया, रामदीन की जमीन बहुत कीमती थी और उसके ही चाचा वो जमीन हड़पना चाहते थे। भोलू गुस्से में बोला, तो उन्होंने अपनी ही भतीजी पर? दादा ने सिर झुका लिया। हाँ, उन्होंने एक तांत्रिक से मिलकर सुमन पर काला जादू करवा दिया। अब बाबा ने मंत्र और तेज कर दिए। सुमन जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अचानक एक जोर की चीख, नहीं! और फिर सब कुछ शांत। हवा रुक गई। आग धीरे धीरे शांत हो गई। सुमन बेहोश पड़ी थी। भोलू ने धीरे से पूछा, फिर वो ठीक हो गई? दादा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, वो ठीक हो गई। जब उसे होश आया तो वो फिर वही मासूम सुमन थी। सबने राहत की सांस ली। रामू ने पहली बार चाय उठाकर पी। चलो, अच्छा हुआ,